हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर सीरीज और ये है पार्ट 2। तो जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जा करके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दर कितनी होती है? और हमारे ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर या फिर 100 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻7 मीटर। अगला प्रश्न है, आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्नलिखित किरणों का उपयोग होता है। और ऑप्शन है एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण। तो ये हो यानी कि आंतों का रोगों का निदान के लिए हम लोग कौन सा किरण उपयोग करेंगे? एक्स किरण। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, इसके लिए भी हम लोग जो है एक्स किरणें ही प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो आपको बता दें, ध्वनि का वेग जो होता है धातुओं में अधिक होती है, यानी ठोस में अधिक होती है, उसके बाद होती है द्रव में, उसके बाद होती है वायु में। अगला प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की जो गति होती है अधिकतम रहेगी? तो हमने बताया धातुओं में। धातु कौन सा है? लोहा। तो ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में चल सकती है? और उसके ऑप्शन है, निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैस में, या फिर ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठोस में और गैस दोनों में ये क्या हो सकती है? चल सकती है। अगला प्रश्न है, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, या फिर ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ध्वनि का क्या करना चाहिए? अवशोषण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन क्या है? 165 फीट, 165 मीटर, 16.5 फीट या फिर 16.5 मीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 16.5 मीटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? 16.5 मीटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 330 मीटर पर सेकेंड, यानी 330 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, उसका कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण ये होता है कि चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन क्या है? सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या फिर एक्सरे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईसीजी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन क्या है? उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, या फिर उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, या फिर प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती हैं, या फिर वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चमगादड़ जो होती हैं वो पराश्रव्य ध्वनि निकालते भी हैं और पराश्रव्य ध्वनि सुन भी सकते हैं। तो उसके सामने जैसे कोई भी वस्तु आ गई तो वो क्या करती है, उनसे जो पराश्रव्य ध्वनियाँ निकलती है वो उन वस्तुओं से टकराती है, और टकरा कर रिफ्लेक्शन होती है जो उन्हें सुनाई देती है। तो इससे उन्हें पता चल जाता है कि सामने कोई वस्तु है या फिर नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो ध्वनि डेसिबल उत्पन्न होती है, यानी कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 30 डेसिबल की ध्वनि क्या हो सकती है? उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, उसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए यानी 45 डेसिबल। अगला प्रश्न है मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है, तो इसकी जो शोर सीमा होती है वो होती है 85 डेसिबल। अगला प्रश्न है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो मानक ध्वनि स्तर के लिए होगा 60 डेसिबल यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर्करण किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, तारकत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता के कारण, या फिर तारकत्व और प्रबलता के कारण, या फिर केवल ध्वनि गुणता के कारण, या फिर केवल प्रबलता के कारण। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वालिटी के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, यानी कि तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा सबसे अधिक होगी। उसमें जो होगा ऑप्शन क्या है, इंफ्रारेड, एक्स किरण, दृष्टि गोचर प्रकाश, या फिर रेडियो तरंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न है एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन क्या है, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, सूक्ष्म तरंग, या फिर रेडियो तरंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है, तो किसके द्वारा होता है, आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन, या फिर कला मॉडुलन, या फिर कोण मॉडुलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयाम मॉडुलन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आवृत्ति मॉडुलन जो होता है सुनने के लिए, यानी कि आकाशवाणी से जो ध्वनि सुनाई देती है रेडियो में, उसके लिए क्या होता है, आवृत्ति मॉडुलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। और इसमें ये प्रिंट जो है गलत हो रखा है, यहाँ पे होना चाहिए 10⁻6 जूल। ठीक है, यहाँ पे 106 जूल लिखा हुआ। अगला प्रश्न है डायनामो जिससे बिजली उत्पादन होता है हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वो वास्तव में है। तो ऑप्शन क्या है, आयंस के स्रोत के रूप में कार्य होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्रोत होता है, या फिर ऊर्जा का परिवर्तक होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों का स्रोत होता है। तो डायनामो क्या होता है कि ऊर्जा का परिवर्तक होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न डायोड में परिवर्तित करता है, तो ये हमने बताया यह किस तरीके की ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है डायनामो का कार्य होता है, तो डायनामो किस तरीके का कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है टरबाइन और डायनामो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हमने बताया अभी मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को। अगला प्रश्न है जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, तो इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो वैद्युत ऊर्जा को जो बदलेगी उसको क्या बोला जाता है, वैद्युत मोटर। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत मोटर। अगला प्रश्न है कम वोल्टेज पर काम करने पर वैद्युत मोटर प्रायः जल जाता है, इसका कारण क्या है। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होता है, या फिर वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रति लोमानुपाती होता है, वे V² के समानुपाती ऊर्जा खींचते हैं, या फिर कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। तो इसका कारण क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर यही होगा क्योंकि वो ज़्यादा वैद्युत धारा खींचते हैं और वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होता है। इस वजह से वैद्युत मोटर जब भी कम बिजली पर चलाई जाती है तो क्या होता है, जल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है टंगस्टन धातु की खोज टारवर्न बर्गमैन ने कब किया। तो इसका करेक्ट आंसर है 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2000 सेल्सियस से 2500 सेल्सियस। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो बिजली के बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। और अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जो है किससे जोड़नी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आधार से। अगला प्रश्न है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। तो विद्युत उपकरणों में जो अर्थ का उपयोग होता है वो सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विद्युत
चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक चालकता वाला जो तत्व होता है वो होता है चांदी, और चांदी के बाद जो होता है तांबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उद्योग का सबसे अच्छा सुचालक है? तो चांदी वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा वाला। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत जो है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज में जो भी तार प्रयोग में लाई जाती है उसके गलनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं, यानी गलनांक निम्न होने चाहिए, और जो उसका प्रतिरोधक है वो उच्च होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित मिश्र धातु का बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन एवं सोडियम। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, यानी कि घरेलू विद्युत का जो कनेक्शन होता है वो किस तरीके का होता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण की कोटि क्या होती है? यानी कि ह्यूमन बॉडी में कितना रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा 10⁶ ओम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट पर जो है आर्गन और मरकरी गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मरकरी और यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है, या फिर वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, या फिर ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परावर्तित हो जाती है, या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन क्या है, तांबे के तार को गर्म करके, या फिर तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, या फिर अणुओं को दोलित करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो होती है आर्गन गैस होती है, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? ट्रांसफार्मर एक्चुअल में वोल्टेज को मेंटेन करता है, यानी कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और इसका कोई काम नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टेज का उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन क्या है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोटर चलाने हेतु, या फिर विद्युत शक्ति संचारण हेतु, या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को जो दिश धारा में बदलता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जो इस सीरीज का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्या है, अतिचालकता का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, या फिर शून्य पारगम्यता, या फिर अनन्य पारगम्यता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य पारगम्यता। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि इसके बावजूद आपको कोई किसी प्रकार की क्वेरी या फिर डाउट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।